गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज से हम स्टार्ट करेंगे पार्ट बी। पार्ट बी हमारी एक सेपरेट बुक है जिस बुक का नाम है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। सभी ऑर्गेनाइजेशन के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स डिफरेंट होते हैं। लास्ट क्लासेस में हमने नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में पढ़ा था। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में हम तैयार करते थे रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट। सिमिलरली हमने क्लास 11th में भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का चैप्टर पढ़ा है। वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हमने तैयार किए थे एक सोल प्रोप्राइटरशिप के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में हमने तैयार किए थे ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। लेकिन जो बुक हमारी है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये बेस्ड है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ अ कंपनी पर। कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में हम दो चीज़ें तैयार करते हैं, एक बैलेंस शीट और एक स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। लेकिन हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स यहाँ पर तैयार नहीं करने। हमने सिर्फ ये समझना है कि बैलेंस शीट का फॉर्मेट क्या है, जैसा कि हमें बुक में दे रखा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर बैलेंस शीट का ये फॉर्मेट आपको बुक में गिवन होगा चैप्टर 1 में। ये बिल्कुल डिफरेंट है जैसे आज तक हमने बैलेंस शीट तैयार करी, चाहे वो हमने नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में तैयार करी, चाहे वो सोल प्रोप्राइटरशिप में तैयार करी, चाहे आगे जाके हम पार्टनरशिप में तैयार करेंगे। वो हॉरिजॉन्टल बेस पर तैयार होती है। राइट हैंड साइड पे एसेट्स रहती हैं, लेफ्ट हैंड साइड पे लायबिलिटीज़ रहती हैं और दोनों साइड का टोटल इक्वल रहता है। आप इस बैलेंस शीट को देख सकते हैं, ये बिल्कुल डिफरेंट है। ये प्योरली वर्टिकल बैलेंस शीट है, यानी कि दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट पार्ट में इक्विटी एंड लायबिलिटीज़ है और दूसरे पार्ट में एसेट्स है। और वर्टिकली इन दोनों साइड का टोटल जो है, दोनों पार्ट्स का जो टोटल है वो इक्वल होता है। साइड बाय साइड हम इसमें जो बैलेंस शीट बना रहे हैं उसमें करंट ईयर की इन्फॉर्मेशन के साथ साथ हम प्रीवियस ईयर की इन्फॉर्मेशन को भी शो करते हैं, ताकि हम कंपेयर कर सकें कि करंट ईयर की पोजीशन हमारी पास्ट ईयर से प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में कैसी है। दूसरा, हम इसमें जो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मेट, वो भी हमारे को इस चैप्टर 1 में गिवन है, वो भी आप देख सकते हैं। जो हमने ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पढ़ा उससे बिल्कुल डिफरेंट है। तो ये दो फॉर्मेट हमें गिवन है फर्स्ट चैप्टर में। इनको आपने बेटा एक बार ही अपनी बुक से गो थ्रू कर लेना है और मैं इसका एक PDF बनाकर भी आपको सेंड कर दूंगा और आपने उसको रूटीन बेसिस पे यानी डेली बेसिस पे आपने उसको गो थ्रू करते रहना है। अब जो मेन बात चल रही है वो चल रही है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की नहीं, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की। फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो हमें तैयार करना आता है, लेकिन फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो हमने तैयार किए वो अपने आप में किसी बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को शो नहीं करते। मीन्स अकाउंट्स अपने आप में कुछ भी नहीं बोलते, उनसे बुलवाना पड़ता है, उनको इंटरप्रेट करना पड़ता है, उनको एनालाइज करना पड़ता है। अकाउंट्स को इंटरप्रेट करने के, उनको एनालाइज करने के कुछ टूल्स और टेक्निक्स होती हैं। देयर आर लॉट ऑफ टेक्निक्स एंड टूल्स टू एनालाइज द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। हमारे क्लास 12th में जो टूल्स एंड टेक्निक्स गिवन है वो टोटल 4 गिवन है। नंबर 1 कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स, नंबर 2 कॉमन साइज स्टेटमेंट्स, नंबर 3 अकाउंटिंग रेशियोज एंड नंबर 4 कैश फ्लो स्टेटमेंट्स। इनके अलावा भी हमारे पास टूल्स एंड टेक्निक्स होती हैं जो हर क्लासेस में हमें दे रखी हैं, लाइक फंड फ्लो स्टेटमेंट, ब्रेक इवन पॉइंट एनालिसिस, ट्रेंड परसेंटेजेस, कैश बजट। तो लॉट ऑफ टेक्निक्स हैं जिसके बेस पे हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज करते हैं और पिन पॉइंट करते हैं कि बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, स्ट्रॉन्ग है, वीक है, लिक्विडिटी पोजीशन कैसी है, मीन्स शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, बिजनेस इज एबल टू पे इट्स शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज आउट ऑफ शॉर्ट टर्म एसेट्स और नॉट, लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, बिजनेस सॉल्वेंट है, इंसॉल्वेंट है, और बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी पोजीशन कैसी है, बिजनेस की इनकम या अर्निंग कैपेसिटी कैसी है। तो ये सब कुछ जो है हमें इन टूल्स और टेक्निक्स की हेल्प से पता चलता है। आज जो टेक्निक और टूल मैं जो आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ वो है अकाउंटिंग रेशियोज़।
ये हमें अपनी बुक में चैप्टर 4 में गिवन है। चैप्टर 4 हमारा अकाउंटिंग रेशियोज का चैप्टर है। तो इसमें जो हमें सबसे पहले मीनिंग दे रखा है कि रेशियो एनालिसिस इज़ अ स्टडी ऑफ रिलेशनशिप among वेरियस आइटम्स और ग्रुप ऑफ आइटम्स इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो कि मैंने डिस्कस किया, बैलेंस शीट और स्टेटमेंट ऑफ P&L, इसमें जितनी भी आइटम्स गिवन हैं या ग्रुप ऑफ आइटम्स गिवन हैं, इनके बीच के जो रिलेशन को हम स्टडी करते हैं उसको हम अकाउंटिंग रेशियोज कहते हैं। अकाउंटिंग रेशियो को हम किस वे में एक्सप्रेस कर सकते हैं, व्हाट आर द डिफरेंट वे टू एक्सप्रेस द अकाउंटिंग रेशियोज। आप देख सकते हैं इसमें 4 आपको वे दे रखे हैं। 4 वेज आर देयर। नंबर 1 प्योर रेशियो, परसेंटेज, टाइम्स एंड इन फ्रैक्शन। मीन्स अकाउंटिंग रेशियोज कैन बी प्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ प्योर रेशियो, इन फॉर्म ऑफ परसेंटेज, इन फॉर्म ऑफ टाइम्स एंड इन फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन। उनके एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, आपको साथ में उसके एग्जाम्पल्स दे रखे हैं। कौन सी रेशियो किस फॉर्म में प्रेजेंट की जाएगी वो आगे हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है कि इन हाउ मैनी कैटेगरीज अकाउंटिंग रेशियोज आर डिवाइडेड, या व्हाट आर द टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग रेशियोज। अकाउंटिंग ratios are categorized into 4 categories. Number 1 liquidity ratios, number 2 solvency ratios, number 3 activity or turnover ratios, and number 4 profitability ratios. सबसे पहला पार्ट हम डिस्कस करेंगे liquidity ratios. Liquidity ratios are calculated to check the short-term financial position of a business. That is why it is called short-term solvency ratios. For checking short-term financial positions, or we can say under liquidity ratios, to check the short-term financial position, we calculate 2 ratios. Number 1 current ratio, number 2 क्विक रेशियो। तो फर्स्ट हम ले रहे हैं करंट रेशियो, जिसको हम वर्किंग कैपिटल रेशियो भी कहते हैं। अ रेशियो ऑफ करंट एसेट्स टू करंट लायबिलिटीज इज कॉल्ड करंट रेशियो। करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी के बीच जो रिलेशनशिप होता है उसको हम करंट रेशियो कहते हैं। आप ध्यान से देखें, रेशियो करंट रेशियो का जो फार्मूला दे रखा है वो दे रखा है करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज़। मीन्स रेशियो को हमेशा ही डिवाइडेड फॉर्म में प्रेजेंट किया जाता है। करंट रेशियो इक्वल टू करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज़। सबसे पहली स्टेज है, आपसे जो रेशियो पूछी गई है आप उसका फॉर्मूला लिखेंगे। तो करंट रेशियो का फार्मूला है करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज़। अब दूसरी स्टेज आती है कि आपको जो फार्मूले के 2 कंपोनेंट हैं करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज़, आपको इन दोनों को कैलकुलेट करना है। इन दोनों को कैलकुलेट करने के लिए आपको इन दोनों का मीनिंग एज वेल एज इन दोनों के एग्जाम्पल्स आने चाहिए। अब करंट एसेट्स करंट लायबिलिटीज़ क्या है? बैलेंस शीट की आइटम है। आप देख सकते हैं कि ये बैलेंस शीट में आपको दे रखे हैं। आप ध्यान से देखो, पहला पार्ट इक्विटी एंड लायबिलिटीज़ है। नंबर 4 पे आपको देखो करंट लायबिलिटीज़ दे रखा है और उसमें 4 इसके सब हेड दे रखे हैं ABCD करके। पहला दे रखा है शॉर्ट टर्म बोरिंग्स, दूसरा दे रखा है ट्रेड पेबल्स, तीसरा अदर करंट लायबिलिटीज़ और चौथा दे रखा है शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। इन चारों को अगर हम जोड़ दें तो हमारे पास करंट लायबिलिटीज़ आ जाती हैं। सिमिलरली आप एसेट्स वाले पार्ट में देखें, एसेट्स वाले पार्ट में सेकंड जो मेजर हेड है करंट एसेट्स, उसमें 6 सब हेड दे रखे हैं ABCDEF। पहले में दे रखा है करंट इन्वेस्टमेंट, दूसरे में इन्वेंट्रीज, देन ट्रेड रिसीवेबल्स, देन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, देन शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस एंड लास्ट अदर करंट एसेट्स। इन 6 आइटम्स को अगर हम जोड़ दें तो हमारे पास करंट एसेट्स आ जाती हैं। तो करंट एसेट्स
और करंट लायबिलिटीज़ को फाइंड आउट करना सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर आपने एक भी गलत आइटम फाइंड आउट कर ली तो ऑब्वियस सी बात है जो डिवाइड करके आंसर आएगा वो गलत आएगा। तो करंट एसेट्स करंट लायबिलिटीज़ होती क्या है, इसके बारे में भी आपने क्लास 11th में बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स में पढ़ा है। मैं एक बारी आपको रिकॉल करवा देता हूँ। करंट एसेट्स आर दोज एसेट्स विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश within the 12 months period from the date of balance sheet or within the operating cycle period। अब ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड क्या है ये हम फर्स्ट चैप्टर में बाद में डिस्कस करेंगे, फिलहाल इससे इसका कोई लिंक नहीं है। अब करंट एसेट्स के एग्जांपल्स क्या हैं वो मैं वहाँ पर डिस्कस कर चुका हूँ बैलेंस शीट में, आप देख सकते हैं वो सेम मैंने जहाँ पे डॉट लगा रखे हैं बेटा वही 6 ABCDEF करके जो 6 आइटम हैं वो 6 की 6 यहाँ पर दे रखे हैं। करंट इन्वेस्टमेंट, इन्वेंटरीज, ट्रेड रिसीवेबल्स, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, शॉर्ट टर्म लोन्स एडवांसेस एंड लास्ट अदर करंट एसेट्स। यहाँ पर आपको और डिटेल में बताया गया है कि करंट इन्वेस्टमेंट में क्या क्या इसके इंक्लूड होता है, इन्वेंटरीज में क्या इंक्लूड होता है, ट्रेड रिसीवेबल में क्या इंक्लूड है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में क्या क्या चीज़ें आती हैं, ऐसे करके सब कुछ हर किसी के बारे में बता रखा है। तो करंट इन्वेस्टमेंट में क्या क्या आता है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट एंड मार्केटेबल सिक्योरिटीज़, अगर हम इन दोनों को जोड़ दें तो करंट इन्वेस्टमेंट आ जाएंगी। इन्वेंटरीज में स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल भी आता है, स्टॉक ऑफ सेमी फिनिश्ड गुड्स भी आता है जिसको हम वर्क इन प्रोग्रेस भी कहते हैं, स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स एंड स्टॉक इन ट्रेड। इसके अलावा इन्वेंटरीज में लूज टूल्स भी आता है, स्टोर्स एंड स्पेयर पार्ट्स भी आता है। लेकिन हम स्टोर्स, स्पेयर पार्ट्स एंड लूज टूल्स को इन्वेंटरीज में यहाँ पर काउंट नहीं करेंगे, क्योंकि हम क्या फाइंड आउट कर रहे हैं, करंट रेशो। क्यों फाइंड आउट कर रहे हैं ये चेक करने के लिए करंट एसेट्स आर सफिशिएंट टू पे द करंट लायबिलिटीज़ और नॉट। मीन्स हमने करंट एसेट्स में सिर्फ उन्हीं करंट एसेट्स को लेना है जो कैश में कन्वर्ट हो सकती हैं, मतलब करंट एसेट्स को बेचकर हमें कितना पैसा मिलेगा। लूज टूल, स्पेयर पार्ट्स को हम जो परचेज़ करते हैं वो सेल करने के लिए नहीं करते, जबकि उसको परमानेंट यूज़ करने के लिए हम परचेज़ करते हैं। इसलिए जब हमने उसको सेल करना ही नहीं है तो उसको फिर करंट एसेट्स में लेने की ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए हम इन्वेंट्री में लूज टूल और स्पेयर पार्ट्स को नहीं लेंगे। अगर क्वेश्चन हमें कहता है इन्वेंट्री में लूज टूल इंक्लूड है तो हमने उसको हटा देना है, उसको लेस कर देंगे। ठीक है बेटा, तो इन्वेंट्री का मतलब कंप्लीट इन्वेंट्री है लेकिन उसमें लूज टूल एंड स्पेयर पार्ट्स नहीं होना चाहिए। फिर नेक्स्ट हमारे पास है ट्रेड रिसीवेबल्स। ट्रेड रिसीवेबल्स के कंपोनेंट क्या है, बिल्स रिसीवेबल जिसको हम BR कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, सन्ड्री डेटर्स। अब सन्ड्री डेटर्स दो होते हैं, एक ग्रोस और एक नेट। हमने नेट सन्ड्री डेटर्स लेने हैं। नेट सन्ड्री डेटर्स का मतलब हो गया सन्ड्री डेटर्स लेस प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स। इसमें भी फिर वही सेम लॉजिक अप्लाई होता है कि प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स को हम लेस क्यों कर देते हैं, क्योंकि हमें डाउट है इनसे पैसा रिकवर नहीं होगा। हमने सिर्फ उतनी ही करंट एसेट्स लेनी है जिससे हमें पैसा रिकवर होगा ताकि हम करंट लायबिलिटीज़ को पे कर सकें। नेक्स्ट कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, इसमें कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, चेक्स एंड ड्राफ्ट्स इन हैंड को इंक्लूड किया जाता है। नेक्स्ट शॉर्ट टर्म लोन्स एडवांसेस। शॉर्ट टर्म लोन्स एडवांसेस नॉर्मली हम जब लोन का नाम सुनते हैं तो हम उसको लायबिलिटी बोलते हैं, लेकिन हमें केयरफुली क्वेश्चन में पढ़ना चाहिए लोन हमने किसी को दिया है या किसी से लोन लिया है, मीन्स लोन टू या लोन फ्रॉम। अगर लोन फ्रॉम है तो हमारी लायबिलिटी है और लोन टू हमारी एसेट्स होती है। तो जो लोन्स हमने शॉर्ट पीरियड के लिए दिए मीन्स अप टू 12 मंथ्स दिए वो हमारी करंट एसेट्स हैं। अदर करंट एसेट्स CBSE गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग साफ लिखा हुआ है कि हम आपसे 3 ही आइटम्स को पूछेंगे। वो 3 आइटम्स मैंने यहाँ पर दे रखी हैं। पहली है एक्रूड इनकम, दूसरी है प्रीपेड एक्सपेंस और तीसरी है एडवांस टैक्स। तो ये सब कुछ मैंने आपको बताया कि करंट इन्वेस्टमेंट के क्या कंपोनेंट हैं, इन्वेंट्री के, ट्रेड रिसीवेबल में, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, शॉर्ट टर्म लोन्स एडवांसेस एंड अदर करंट एसेट्स। इन सबको अगर हम सही ढंग से याद कर लें, इन सब की कैलकुलेशन हम सही ढंग से कर लें तो हमारे पास करंट एसेट्स का जो अमाउंट निकल कर आएगा बिल्कुल करेक्ट अमाउंट हम करंट एसेट्स का फाइंड आउट कर सकते हैं। अब
फार्मूले का दूसरा कंपोनेंट है करंट लायबिलिटीज़। करंट एसेट्स तो हमने सीख ली, करंट एसेट्स में क्या क्या आता है। अब नेक्स्ट हम सीखेंगे करंट लायबिलिटीज़ में क्या क्या आता है। करंट लायबिलिटीज़ क्या होती हैं? करंट लायबिलिटीज़ आर दोज लायबिलिटीज़ विच आर टू बी पेड विद इन द पीरियड ऑफ 12 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ बैलेंस शीट और विद इन द ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड। अब ये भी बैलेंस शीट के आइटम है। जैसे मैंने दिखा दिया था आपको कि करंट लायबिलिटीज़ में टोटल हमारे पास 4 कंपोनेंट हैं, 4 सब हेड हैं। शॉर्ट टर्म बोरिंग, ट्रेड पेबल, अदर करंट लायबिलिटी एंड शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। अब इन चारों में क्या क्या आइटम्स इंक्लूड है यहाँ पर आपको डिटेल में बता रखा है। अब शॉर्ट टर्म बोरिंग्स हैं। शॉर्ट टर्म बोरिंग्स में शॉर्ट टर्म लोन्स आते हैं जो हमने 1 साल के लिए किसी को लोन दिया है। बैंक ओवरड्राफ्ट आता है, कैश क्रेडिट आता है। तो ये तीनों कंपोनेंट को जोड़ेंगे तो शॉर्ट टर्म बोरिंग्स हमारी आ जाएगी। ट्रेड पेबल में क्या इंक्लूड होता है? ट्रेड पेबल में हमारे पास बिल्स पेबल, जिसको हम बीपी कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, सन्ड्री क्रेडिटर्स, इन दोनों को जोड़ देंगे तो ट्रेड पेबल आ जाएगा हमारे पास। अदर करंट लायबिलिटी, अदर करंट लायबिलिटी हमारे पास है पहला पॉइंट, करंट मैच्योरिटीज़ ऑफ लॉन्ग टर्म डेट्स। लॉन्ग टर्म डेट्स मतलब लॉन्ग टर्म बोरिंग्स। हमने लॉन्ग पीरियड के लिए बोरो किया था, सपोज़ मैंने 5 ईयर्स के लिए लोन लिया तो मेरा वो लॉन्ग टर्म बोरिंग्स है। जब वो मैंने 5 साल के लिए लोन लिया, जैसे जैसे टाइम बीतता चला गया तो अब उसका पेमेंट का मैच्योरिटी का 1 ईयर बच गया, यानी अब वो विद इन 1 ईयर मुझे पे करना है। तो वो लॉन्ग टर्म बोरिंग्स मेरी अदर करंट लायबिलिटी बन जाएगी। लॉन्ग टर्म बोरिंग कभी भी शॉर्ट टर्म बोरिंग नहीं बन सकती, क्योंकि लॉन्ग टर्म बोरिंग और शॉर्ट टर्म बोरिंग को जब हम डिफ़ाइन करते हैं वो टाइम बेसिस पे डिफ़ाइन करते हैं। इनिशियली जब आपने लोन लिया, अगर वो 5 साल के लिए लिया तो वो लॉन्ग टर्म बोरिंग है। इनिशियली जब आपने लोन लिया था वो 1 साल के लिए लिया था, वो शॉर्ट टर्म बोरिंग है। तो आपने ये लोन 1 साल के लिए नहीं लिया था, आपने लोन 5 साल के लिए लिया था, लेकिन टाइम बीतते बीतते अब उसका मैच्योरिटी पीरियड आने वाला है, तो मैच्योर होने वाला है, विद इन 1 ईयर उसको हमने पे करना है, तो हमारी वो अदर करंट लायबिलिटी बन जाएगी। जैसा कि मैंने नीचे एग्जाम्पल देखो बता रखा है, मैच्योर डिबेंचर्स। डिबेंचर्स हमारी लॉन्ग टर्म बोरिंग्स है, लेकिन जब उसके साथ वर्ड यूज़ किया जाएगा मैच्योर, तो मतलब वो मैच्योर होने वाला है, उसकी पेमेंट होने वाली है विद इन 1 ईयर, तो हमारी वो अदर करंट लायबिलिटी बन जाएगी। इंटरेस्ट एक्रूड बट नॉट ड्यू ऑन बोरिंग्स, इंटरेस्ट एक्रूड एंड ड्यू ऑन बोरिंग्स, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, अनएक्सपायर्ड और एडवांस इनकम्स, अनक्लेम्ड अनपेड डिविडेंड, कॉल्स इन एडवांस, ये सब हमारी अदर करंट लायबिलिटीज़ में काउंट होती हैं। और नेक्स्ट हमें दे रखा है शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। शॉर्ट टर्म प्रोविजन जनरली शॉर्ट टर्म प्रोविजंस के नाम से ही दे रखा होगा, क्योंकि देर आर 2 टाइप्स ऑफ प्रोविजंस, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस एंड लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। जनरली दोनों के जो एग्जांपल्स हैं वो काफ़ी हद तक दोनों के एग्जांपल सेम हैं, तो इसलिए बच्चा कंफ्यूज ना हो, तो वो आपको ऐसी कोई आइटम नहीं देगा जिससे वो कंफ्यूज्ड हो जाए, तो इसलिए वो आपको शॉर्ट टर्म प्रोविज़न के नाम से देगा, या फिर प्योरली ऐसी आइटम देगा जो कि क्लियर है कि वो शॉर्ट टर्म प्रोविज़न है। जैसे कि प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन, टैक्स हमें प्रॉफिट पर देना होता है, प्रॉफिट हर साल होता है, तो टैक्स भी आपको गवर्नमेंट को हर साल देना पड़ेगा, जो साल में देना पड़ता है वो हमारी करंट लायबिलिटी होती है। तो प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन को आपको शॉर्ट टर्म प्रोविज़न में लेना है, और शॉर्ट टर्म प्रोविज़न हमारी करंट लायबिलिटीज़ है। बाकी मैंने और एग्जाम्पल दिए हैं, लेकिन वो ज़्यादातर आपको देने के चांसेस नहीं हैं। अब आप इन सारे एग्जाम्पल्स को याद कर लो बेटा। करंट एसेट्स के भी मैंने देखो सारे एग्जाम्पल आपको बता दिए, करंट लायबिलिटीज़ के भी सारे एग्जाम्पल बता दिए। सबसे मेन पॉइंट यही है कि अगर आपने सही तरीके से करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी के एग्जाम्पल्स को याद कर लिया है, इसकी कैलकुलेशन सही ढंग से कर ली, तो उसके बाद आप सही तरीके से इनकी वैल्यू को करंट रेशियो के फॉर्मूले में पुट कर सकते हो। करंट रेशियो का फार्मूला करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। करंट एसेट्स आपने निकाल ली, यहाँ पर करंट एसेट्स की वैल्यू आ जाएगी। करंट लायबिलिटीज़ की भी वैल्यू आपने फाइंड आउट कर ली, वो नीचे उससे हम डिवाइड कर देंगे, फिर जो रिक्वायर्ड आंसर होगा वो हमारे पास आ जाएगा। अब इसके बाद आंसर तो मैंने निकाल लिया, अब मैं ये कैसे बताऊँ कि बिजनेस की शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है। तो उसके लिए हमारे पास कुछ ना कुछ एक ऐसा स्टैंडर्ड बेंचमार्क या फिर कोई आइडियल रेशो होना चाहिए, और करंट रेशो का जो आइडियल रेशो है वो है 2:1। व्हाट इज 2 एंड व्हाट इज 1? 2 रिप्रेजेंट टू करंट एसेट्स एंड 1 रिप्रेजेंट टू करंट लायबिलिटीज। इससे क्या कंक्लूजन निकला कि करंट एसेट्स मस्ट बी डबल देन द करंट लायबिलिटीज।
अब जो मैंने आंसर अपना निकाला, अब मैं उससे इसे कंपेयर करूँगा। अगर मेरा आंसर 2:1 आ रहा है या उससे ज़्यादा आ रहा है तो मैं कहूँगा जी मेरी बिज़नेस की शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन साउंड है। लेकिन अगर मेरा जो आंसर आ रहा है वो इससे कम आ रहा है तो मैं कहूँगा बिज़नेस की फाइनेंशियल शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन वीक है, साउंड नहीं है। ठीक है, इस तरीके से आप कंक्लूज़न ड्रॉ कर सकते हैं। कंक्लूज़न वाला पार्ट हमारा थ्योरी वाला पार्ट में काउंट नहीं होता। जब हम प्रैक्टिकल करते हैं, प्रोजेक्ट वर्क आएगा हमारा, तब उसमें ये पूछा जाता है। तो फ़िलहाल इसमें ये काउंट नहीं होगा, इसलिए मैं इसकी डिटेल स्टडी पर नहीं जा रहा। अब इसके बाद मैंने बताया था कि करंट रेशो इज़ आल्सो नोन एज वर्किंग कैपिटल रेशो। स्टार्टिंग में मैंने इसमें लिखा था कि इसका दूसरा नाम वर्किंग कैपिटल रेशो है। और मैंने ये भी स्टार्टिंग में बताया था कि जब रेशो बोलेगा तो रेशो को हमेशा डिवाइडेड फॉर्म में ही प्रेजेंट करना है। तो इसको हम वर्किंग कैपिटल रेशो क्यों कहते हैं? क्योंकि वर्किंग कैपिटल का फार्मूला है वर्किंग कैपिटल इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज़। अब मैंने इसको डिवाइड फॉर्म में नहीं रखा, आप ध्यान से देखो, मैंने लिखा वर्किंग कैपिटल रेशो नहीं, वर्किंग कैपिटल करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज़। लेकिन अगर मैं वर्किंग कैपिटल की जगह बोलूँगा वर्किंग कैपिटल रेशो, देन करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज़। रेशो आते ही वो डिवाइड फॉर्म में हो जाएगा। मीन्स करंट रेशो इज calculated with the help of current assets and current liabilities, and working capital is also calculated with the help of current assets and current liabilities. That is why current ratio is also known as working capital ratio. आपको वर्किंग कैपिटल का फार्मूला याद रखना है बेटा। वर्किंग कैपिटल का फार्मूला है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज़। ठीक है बेटा, इस फार्मूले से आप करंट एसेट्स की वैल्यू भी निकाल सकते हो, करंट लायबिलिटीज़ की वैल्यू भी निकाल सकते हो। अब ये तो हो गए रूल्स रेगुलेशन बेटा। अब एग्ज़ाम में क्वेश्चन को सोल्व कैसे करना है, उसके लिए मैंने एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन नंबर 1 लिया। पेज नंबर 4.99 पर आपको पहला क्वेश्चन दे रखा है। वो क्वेश्चन आप बुक में से देख सकते हैं और उसमें साफ लिखा हुआ है कैलकुलेट करंट रेशियो। करंट रेशियो का देखो, मैंने सबसे पहले फार्मूला लिखा करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज़। अब मुझे दोनों कंपोनेंट को निकालना है, करंट एसेट्स की वैल्यू भी निकालनी है, करंट लायबिलिटीज़ की वैल्यू भी निकालनी है। तो मैं जो क्वेश्चन गिवन है उसमें ध्यान से उसको केयरफुली देखकर कि करंट एसेट्स मेरी कौन कौन सी हैं, करंट लायबिलिटीज़ मेरी कौन कौन सी हैं, सारे एग्जांपल्स मैंने उसके रीड किए हुए हैं, तो मैं आसानी से करंट एसेट्स करंट लायबिलिटी को कंप्यूट कर सकता हूँ। आप ध्यान से देखिए, मैंने पहले करंट एसेट्स को निकाला। करंट एसेट्स में मैंने ऊपर चेक किया क्वेश्चन में, ट्रेड रिसीवेबल्स हमारी करंट एसेट्स है, प्लस प्रीपेड एक्सपेंस, प्लस कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, प्लस मार्केटेबल सिक्योरिटीज़, प्लस इन्वेंट्रीज़। ये टोटल 5 आइटम्स मेरी करंट एसेट्स हैं। तो जो जो ऊपर सारी इन्फॉर्मेशन थी उसमें से मैंने करंट एसेट्स को चूज़ कर लिया, सबकी वैल्यू मैंने पुट कर ली, सब वैल्यूज़ का मैंने टोटल किया। जब मैंने सारी वैल्यूज़ का टोटल किया तो मुझे करंट एसेट्स मिल गई ₹4 लाख। फिर मैंने इन्फॉर्मेशन में करंट लायबिलिटीज़ को चेक किया, करंट लायबिलिटीज़ कौन कौन सी हैं। तो जब मैंने ध्यान से देखा, क्योंकि मैंने सारे एग्जांपल्स याद किए हुए हैं, करंट लायबिलिटीज़ में मैंने जब देखा तो मेरे पास बिल्स पेबल था, सन्ड्री क्रेडिटर्स था और एक्सपेंसेस पेबल था। 3 ही आइटम्स मुझे दे रखी हैं। जबकि आप ध्यान से देखो, मुझे इसमें कुछ एक्स्ट्रा आइटम भी दे रखे हैं, जैसे लैंड एंड बिल्डिंग, ये हमारी फिक्स्ड एसेट्स है, फिक्स्ड टेंजिबल एसेट्स, इसका यहाँ पर कोई रोल प्ले नहीं होता। डिबेंचर्स दे रखे हैं, डिबेंचर्स है मैच्योर डिबेंचर्स नहीं, डिबेंचर्स हमारी लॉन्ग टर्म बोरिंग होती है, हमें लॉन्ग टर्म नहीं चाहिए, हमें शॉर्ट टर्म चाहिए। तो इसलिए हमने डिबेंचर्स को भी छोड़ दिया, लैंड एंड बिल्डिंग को भी छोड़ दिया। जानबूझकर वो कुछ आइटम्स एक्स्ट्रा दे सकता है, आपको केयरफुली देखना है कि वो करंट एसेट्स या करंट लायबिलिटी से बिलोंग करता है या नहीं करता। करता है तो उसको ले लो, नहीं करता तो उसको छोड़ दो। तो मैंने करंट लायबिलिटीज़ में 3 आइटम्स ली, उन तीनों की आइटम्स की वैल्यू पुट करी तो मेरे पास करंट लायबिलिटी आ गई 2 लाख रुपीज़ की। अब करंट रेशो में मैंने उस फार्मूले में उसको वैल्यू को पुट किया। आप देख सकते हैं करंट एसेट्स 4 लाख डिवाइडेड विद करंट लायबिलिटीज़ 2 लाख, तो 4 लाख को मैंने 2 लाख से डिवाइड किया तो मेरे पास रिक्वायर्ड आंसर आ गया 2:1। तो इस तरीके से, क्योंकि इसमें मैंने कहा कि इंटरप्रिटेशन एनालिसिस नहीं पूछा जाएगा, वो प्रोजेक्ट वर्क में पूछा जाएगा। फिलहाल आपको इसमें सिर्फ आंसर फाइंड आउट करके ख़त्म कर देना है। तो बेटा ये एक करने का तरीका मैंने आपको दिया, होप आपको सारा क्लियर हो गया होगा।
लेकिन ये बहुत डीप में है बेटा, इसको बार बार आपको वीडियो को सुनना है और समझना है। जितनी बार इसको सुनोगे आपको हर एक आइटम याद हो जाएंगे। अब इस पर बेस्ड, क्योंकि मैंने अभी सिर्फ एक ही रेशो बताई, करंट रेशो, अब इसका दूसरा पार्ट क्विक रेशो बचा हुआ है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो लेसन